Welcome back. Good morning, friends. I'm JP sir, English teacher and motivational speaker from Guru Kripa Career Foundation, RKपुरम कोटा से। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम, वो है फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब थोड़ी सी जानकारी हम पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में ले लेते हैं। हु वॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट? Robert Frost was one of the most celebrated figure in American poetry. He was born on March 26, 1874 in San Francisco. Frost was winner of 4 Pulitzer Prizes. Famous works include Fire and Ice, Mending Wall, Birches, Out Out, Nothing Gold Can Stay, and Home Burials. Frost became a poetic force and the unofficial poet laureate of the United States. अब आइए देखते हैं पोएम को, फायर एंड आइस। यानी कि सबसे पहले थिंकिंग अबाउट द पोएम, यानी पोएम में क्या क्या चीज़ें यूज हुई है और पोएम किसके बारे में, थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पोएम में 2 चीज़ें ली गई है, फायर एंड आइस। दोनों को फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब इमेजरी क्या होता है? इमेजरी वह फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके अंतर्गत यानी कि उसका ओरिजिनल मीनिंग ना बता करके उससे भिन्न शाब्दिक अर्थ न होकर के कोई दूसरा ही अर्थ उसका लगाया जाता है, तो उसको कहते हैं इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि लिया गया है सबसे फर्स्ट फायर। अब फायर को क्या क्या इमेजिन किया गया है? फायर को इमेजिन किया गया है एज ग्रीड यानी लालच, एवरिश यानी धन लोलुपता, यानी कि हर व्यक्ति क्या चाहता है? धन को प्राप्त करना चाहता है। लस्ट यानी वासना, फ्यूरी क्रोध, क्रूअल्टी निर्दयता, और इनटॉलरेंस यानी असहनशीलता। इस प्रकार से यहाँ पर फायर को इनके रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट है आइस। आइस यानी होता है, ओरिजिनल मीनिंग होता है इसका बर्फ, लेकिन इसका यहाँ पर हम इमेजरी मीनिंग लगाएंगे, वो है हेट्रेड, कोल्डनेस, रिजिडिटी क्या होता है? कठोरता, और कॉन्फ्लिक्ट यानी अंतर्द्वंद, यानी मनी मन द्वंद्व चलता रहे, और इनडिफरेंस क्या होता है? उदासीनता, और इनसेंसिटिविटी यानी संवेदनहीनता। इस प्रकार से दोनों के 6 इमेजरी अर्थ यहाँ पर हम लगाएंगे पोएम में और इनको समझने का प्रयास करेंगे। Here the poet says that either of these two, desire and hatred, is sufficient to end this world. Unending desire and hatred among the human beings may bring about an end to this world. Now come to the poem. Try to understand what is given in the stanza number 1. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यानी कि यहाँ पर पहले तो सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स वो देखते हैं। होल्ड विद से मतलब है सहमत होना, इट मीन्स एग्री, और फेवर यानी होता है समर्थन करना। अब आइए देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, यानी कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं बर्फ से। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. लेकिन मेरी इच्छा यह है कि मैं उनके पक्ष में हूँ जो कहते हैं कि आग से होगा, यानी कि इस संसार का, इस वर्ल्ड का एंड किससे होगा? आग से होगा। पोइट उसके फेवर में बात करते हैं। अब इसकी इस स्टेंजा की फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम अगर अपन देखते हैं तो राइम स्कीम क्या मिलेगी? इसके जो एंडिंग वर्ड हैं
और एंडिंग वर्ड में लास्ट लेटर देखते हैं। फायर का लास्ट वर्ड अपन देखेंगे तो लास्ट में दिया है RE, और इसके नेक्स्ट लाइन में देखते हैं यानी लाइन नंबर 2 में, तो इसमें दिया है CE, और फिर थर्ड लाइन में RE, और फोर्थ लाइन में भी दिया है RE। फ्रेंड्स यहाँ पर हम जैसे RE को A मान लेते हैं और CE को B मानते हैं, तो इस प्रकार से हमारी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, RE को हमने A माना तो A, और CE को हमने B माना तो यहाँ पर B, तो राइम स्कीम क्या होगी AB। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड और फोर्थ लाइन में, तो उनमें आ रहा है RE यानी कि AA, तो इसकी राइम स्कीम होगी AB AA। इस प्रकार से इसकी राइम स्कीम हो जाती है। और यहाँ पर जो वर्ड यूज किए गए हैं फायर एंड आइस, बोथ आर द सिंबॉलिक वर्ड्स, यानी ये क्या लिए गए, एक प्रकार से सिंबल्स हैं, यानी प्रतीकात्मक रूप से इनको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब फायर इज यूज एज अ सिंबल ऑफ डिजायर, फायर तो किसके लिए यूज किया गया है, डिजायर के लिए। एंड आइस इज यूज एज अ सिंबल ऑफ हैट्रेड, और आइस को नफरत के लिए यानी घृणा के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब देखते हैं स्टेंजा नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड what is given in the stanza number 1. Here the poet says that the world will end one day, यानी कि संसार एक दिन खत्म होगा, but different people have different opinions. Some people say that the world will end in fire, while some others say that the world will end in ice. Here the poet is referring to his own life and feeling of desire. Fire is compared to desire. The poet agrees that desire can also cause end of the world. Now come to the stanza number 2. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. यहाँ पर सबसे फर्स्ट लाइन में जो वर्ड दिया है पेरिस, पेरिस का मतलब क्या होता है, पेरिस का मीन्स होता है डाई यानी मरना, या होता है डिस्ट्रॉय यानी नष्ट होना, और ट्वाइस मीन्स है 2 बार। इनफ यानी होता है पर्याप्त, और नेक्स्ट दिया है डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। एंड सफिस यहां पर लिया गया है सफिशिएंट से, यानी कि इसका मीनिंग क्या होगा, सफिशिएंट पर्याप्त। अब यहां पर फर्स्ट लाइन बताया है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसको 2 बार मरना पड़े, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर कवि ने सेटायर का यूज किया है, सेटायर यानी व्यंग्य, क्योंकि संसार कोई भी व्यक्ति वस्तु ये संसार में जो भी है वह एक बार खत्म होने के बाद पुनः दोबारा तो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि यदि इस संसार को 2 बार खत्म होना पड़े यानी कि 2 बार मरना पड़े, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से व्यंग्य हो गया, व्यंग्यात्मक भाषा का यहाँ पर यूज हो गया। तो आइए समझते हैं आगे। परंतु यदि इसको 2 बार अंत होना हो तो मेरे विचार से मैं घृणा के बारे में पर्याप्त जानता हूं। इट मीन्स आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यानी कि मैं घृणा के बारे में पर्याप्त जानता हूं, ये कहना कि विनाश के लिए बर्फ भी बहुत प्रलयंकारी है तथा संसार का अंत करने के लिए पर्याप्त होगी। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, यानी यह भी भयंकर प्रलयंकारी होगी, क्या, आइस। अब आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हियर द पोएट प्रेजेंट्स अ सैटायर because the world cannot end twice. Here ice is compared to hatred. He says that
he has seen enough hatred in the world. For the destruction of the world, the ice will be sufficient. Here the poet uses paradox in the first line, that a person or a thing is unable to die two times. इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस पोइम को पढ़ा और इसको पूरा समझने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसके क्वेश्चन आंसर्स में नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बताऊंगा और वही क्वेश्चन आंसर्स उनके ऊपर ही अपन चर्चा करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम में आने की जिनकी संभावना हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।